हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आज आपके साथ जुड़ चुका हूं 11 नंबर की क्लास में। इससे पहले हमने 10 क्लासों को पूरा कर चुके हैं। अभी तक आपने उन 10 क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करें और वहां से आप इन 10 क्लासों को भी देखें, जिससे कि आपको जुड़ाव की सभी चीज़ें समझ में आ सकें। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द्रव्य की अवस्था। और आगामी एग्जाम में यदि द्रव्य की अवस्थाओं से संबंधित यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज मेरे साथ इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से कभी भी लाइफ में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो गलत नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं द्रव्य की अवस्थाओं को। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसी के पास एक पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है। उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से आप सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्स एक साथ एक ही पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से वो आपकी एग्जाम में स्कोरिंग बढ़ाने वाले हैं। तो आप उनको एक बार जरूर प्राप्त करें। हजारों स्टूडेंटों ने उस पीडीएफ को प्राप्त किया है, तो आप क्यों चूक रहे हो, आप भी उस पीडीएफ को प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, द्रव्य की अवस्था। तो देखो, द्रव्य जो होता है, इस द्रव्य को ही हम कहते हैं क्या, पदार्थ। आपने ऐसे तो सुना होगा पदार्थों की अवस्था, लेकिन द्रव्य आपने बहुत कम सुना होगा। तो जो द्रव्य होता है, इस द्रव्य को ही क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदार्थ। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनको हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आज। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 5 होती हैं। जी आपने सही सुना है, पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं वो 5 ही होती हैं। एक आपने नाम सुना होगा ठोस, एक आपने नाम सुना होगा द्रव, नेक्स्ट गैस, इसके बाद आती है प्लाज्मा और एक आती है बीईसी। शॉर्ट फॉर्म में इसकी बीईसी, हम इसको भी देखने वाले हैं बीईसी क्या होती है। वैसे इसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये इस बीसी का पूरा नाम होता है और ये पदार्थों की 5 अवस्थाएं होगी। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पे भी लगाया था, तो बहुत से स्टूडेंटों ने तो इसका सही जवाब दिया है, लेकिन अधिकतर ने इसका गलत आंसर भी दिया है। जैसा आप स्क्रीन से देख पा रहे हो कि जब ये टेलीग्राम पे क्वेश्चन लगाया गया था तो कितने स्टूडेंटों ने इसका सही जवाब दिया है और कितनों ने इसका गलत आंसर दिया है। देखो, आप देख भी पा रहे हूँ कि क्वेश्चन है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है। तो कितनी अवस्था तय की गई है, 5, जैसा हम पढ़ चुके हैं। देखो, क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवाया गया था वो था, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की जा चुकी हैं। तो कितनी अवस्थाएं तय की जा चुकी हैं, 5 आपको सही जवाब बताना है इसका। कभी भी आपको 3 इसका सही जवाब नहीं बताना है। पदार्थ की अवस्थाएं होती है कितनी, 5। जब ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे पोल पे लगाया गया था तो इसमें देखो 49% ने तो इसका सही जवाब दे रखा है, लेकिन 51% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है। तो आगे आपका ये क्वेश्चन सही हो सके इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम की स्क्रीनशॉट लेके भी आपको बताया है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, अब टॉपिक का 1 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। टॉपिक का 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को खोजा जा चुका है। तो कितनी अवस्थाओं को खोजा जा चुका है, 5 अवस्थाओं को खोजा जा चुका है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में भी दोबारा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम में 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है कौन सी, ठोस होती है, सेकंड होती है द्रव, नेक्स्ट होती है गैस, उसके बाद होती है प्लाज्मा और उसके बाद में अंत वाली अवस्था होती है कौन सी, बीसी। और बीसी का भी हम पूरा नाम पढ़ चुके हैं कि बीसी का पूरा नाम क्या होता है। बीसी का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका पूरा नाम होता है। चलिए, तो इसका तो आप सही जवाब बता पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो चौथी अवस्था कौन सी होती है। देखो, आपको ऐसे पूछा जाए, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की और 4 और 5 नंबर की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5। और 5 को हम पढ़ भी चुके हैं कि पहली तो कौन सी होती है, ठोस होती है, नेक्स्ट होती है कौन सी, द्रव, नेक्स्ट होती है कौन सी, गैस,
और चौथे नंबर की कौन सी होती है, प्लाज्मा, और एक होती है कौन सी, बीसी। तो यहाँ हमारे को देखो 2021 का जो पेपर लगा था एसीएफ का, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पदार्थों की चौथे नंबर की अवस्था कौन सी होती है। तो चौथे नंबर की अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता बी, यहाँ से सही जवाब होता। तो यहाँ से राइट जवाब होता कौन सा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को आप कहाँ प्राप्त करोगे, टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप इस टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट ने इस पीडीएफ को प्राप्त किया है, तो आप भी एक बार इस पीडीएफ को प्राप्त करें और उस पीडीएफ में सभी टॉपिकों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। वहां से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला है। और किसी भी एग्जाम में यदि आपको स्कोरिंग बढ़ानी हो तो सामान्य विज्ञान का सहारा लीजिएगा, जिससे कि आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने वाली है। और आप मेरे साथ इन 3000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज में जुड़ के अपनी जो स्कोरिंग है उसको आसान तरीके से बढ़ा सकते हैं। जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ से बताना होगा गलत कथन कौन सा है। गलत कथन के बारे में बताना था। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, नहीं, ये जो आपके पास जो ए ऑप्शन लिखा हुआ है ये गलत कथन है इसका। क्यों? क्योंकि जो ठोस होता है इस ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। तो हमारा सही जवाब तो होता कौन सा, ए होता, क्योंकि ए कथन यहाँ गलत लिखा हुआ है कि ठोस का आकार अनिश्चित होता है। लेकिन ठोस हम किसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, सही लिखा हुआ है ये बात, तो बी तो सही कह रखा है हमें। सी जो ऑप्शन हमें बताना चाह रहा है कि ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, सही है, ठोस कठोर भी होते हैं। और जो नेक्स्ट डी ऑप्शन है उसमें कह रखा है कि ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठोसों में जो असंपीड्यता होती है वो लगभग न के बराबर होती है या उनमें असंपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे हम इन ठोस, द्रव और गैस में संपीड्यता का यदि क्रम लिखे ना तो सबसे ज्यादा संपीड्यता का गुण पाया जाता है गैस में, उसके बाद पाया जाता है किसमें, द्रव में, और लगभग न के बराबर गुण पाया जाता है किसमें, ठोस में। तो यहां से तीसरे नंबर का सही जवाब क्या होता, आपका तीसरे नंबर का सही जवाब होता ए, क्योंकि गलत कथन हमारे को यहां से पूछा हुआ था। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है। जो आपके पास जो चार ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शनों में बताना था कि ठोस की विशेषता कौन सी नहीं है। ठोस की विशेषता कौन सी नहीं है, उच्च संपीड़ितता या उच्च घनत्व या उच्च कठोरता या नियमित आकार। तो देखो ठोस का नियमित आकार भी होता है, ठोस कठोर भी होते हैं, ठोस का उच्च घनत्व भी होता है, लेकिन ठोस में उच्च संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है। अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में भी इस बात को डिस्कस किया था कि जो ठोस होते हैं वो लगभग असंपीड़ितता होते हैं, मतलब असंपीड़ितता का गुण पाया जाता है। जैसे हम संपीड़ितता का क्रम भी लिखे थे, एक तो होता है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस। इन यदि तीनों में संपीड़ितता का क्रम यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना ये कि गैस जो होती है इस गैस में संपीड़ितता का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है, और द्रव में उसके बाद पाया जाता है, और सबसे कम पाया जाता है किसमें, ठोस में सबसे कम पाया जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं असंपीड़ितता होती है। जो ठोस होता है वो लगभग असंपीड़ित होते हैं, मतलब संपीड़न नहीं हो पाते हैं ये। तो यहाँ से हमारा जवाब होता ए, यहाँ से सही जवाब होता। गलत कथन के बारे में पूछा हुआ तो गलत कथन कौन सा है, ए ऑप्शन में गलत बातें लिखी हुई हैं। हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगामी मेरे जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि 5वें नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन से देख पा रहे होंगे कि विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से क्वेश्चन में बताना था कि विसरण क्या होता है। देखो, विसरण का मतलब होता है फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना।
और विसरण का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? गैसों में। उदाहरण के माध्यम से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि यदि आपके पास कोई कमरा है और इस कमरे के एक कोने में आप अगरबत्ती लगाते हो, अगरबत्ती यदि आपने लगाई तो इस अगरबत्ती की सुगंध कुछ ही समय में एक जगह से या एक कोने से दूसरे कोने पर आसानी से पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि गैसों का क्या होता है? विसरण, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से फैल सकती हैं। यानी कि विसरण का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? गैसों में पाया जाता है। और आगामी एग्जाम्स में यदि आपको विसरण के क्रम भी यदि आपसे पूछा जाए कि विसरण का क्रम लिखे, आप आरोही लिखो, अवरोही, जो भी आपको पूछे वो आप बता सकते हैं कि गैस में तो क्या होगा? विसरण का गुण सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसमें क्या, कौन किस में होगा? द्रव में होगा। और फिर किस में होगा? ठोस में होगा। तो हमारा सही जवाब 5वें नंबर का क्या होता कि विसरण अत्यधिक होता है किसमें? गैसों में होता है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता डी होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? अब देखो क्वेश्चन ने आपने सभी सही तरीके से पढ़ा होगा कि बेहद कम घनत्व वाली जो गैस होती है, इस गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर पदार्थ की जो अवस्था हमें प्राप्त होती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहते हैं हम BEC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता 6 नंबर के क्वेश्चन का कि डी, कि बेहद कम घनत्व वाली जो गैस होती है, इस गैस को बहुत कम तापमान पर यदि हम ठंडा करते हैं तो पदार्थों की जो अवस्था हमें प्राप्त होती है वो होती है कौन सी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सही जवाब तक पहुंच पाए होंगे। कई स्टूडेंट देखो सही आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं, और देखो कई स्टूडेंट रोजाना मेरे साथ इसी क्लास में इसी टाइम पर बने रहते हैं और अपने सही जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है? कि जैसे हमारे पास मानो कि कोई ठोस है, जैसे लोहे की कोई छड़ है, मान लो लोहे की छड़ है। इस लोहे की छड़ को आप देखोगे तो इस लोहे की छड़ के जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे के पास पास अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। यानी कि इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। आकर्षण बल तो क्या होता है? आकर्षण बल तो क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन अंतराण्विक जो स्थान होता है, मतलब रिक्त स्थान हम जिसे कह सकते हैं अंतराणुक स्थान, अंतराणुक रिक्त स्थान की यदि हम बात करें तो वो इनमें कम होता है, सबसे कम होता है। अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है, लेकिन अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण ठोस कठोर होते हैं। ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होने के कारण ही ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। देखो ये रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगामी जितनी भी एग्जाम हो गई वहां भी इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ रोजाना 10 बजे वाली क्लास में आप जुड़े रहिए, जिससे कि साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से हम सीखने वाले हैं, और वो भी टॉपिक टू टॉपिक सीखने वाले हैं। जैसा आपने पीछे वाली क्लासों में भी मेरे साथ बने हुए होंगे, तो वहां भी हमने टॉपिक के अनुसार ही डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले हमने विज्ञान के जनकों से संबंधित बात की, नेक्स्ट हमने विज्ञान की शाखाओं को पढ़ा, उसके बाद हमने एनर्जी को पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका को, और आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है द्रव्य की अवस्थाएं। तो उनको हम पूरा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में द्रव्य या पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनसे रिलेटिव जितना भी आपको कंटेंट पूछा जाता है परीक्षा में, उन सभी को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपने दोस्तों को शेयर खुद ही कर दिया करो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। चलिए तो अधिक आकर्षण बल से बंधा रहता है किसमें? ठोस में। तो यहाँ 7वें नंबर का सही जवाब होता कौन? डी होता, कि ठोस के जो कण होते हैं इन कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है बजाय अन्य की तुलना में। इसी कारण ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आप मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन में बने हुए होंगे, तो मैंने आपको बताया कि जो ठोस होता है
इस ठोस के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो तो क्या होता है, ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान तो क्या होता है, रिक्त स्थान वो तो क्या होता है, कम होता है। लेकिन ठोस के जो दो कण होते हैं एक दूसरे से अधिक आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, अधिक आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। इस कारण ही ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हमारे को ठोस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ठोस का कोई ना कोई उदाहरण मिल सकता है। एल्कोहल, एल्कोहल तो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, जल भी एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला होता है, और वायु, वायु गैसों का एक मिश्रण होता है, और तांबे की छड़, तांबे की छड़ क्या होती है, ठोस होती है। तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होता, क्योंकि तांबे की छड़ ठोस होती है और ठोस के कणों के क्या होते हैं, आकर्षण बल अधिक होते हैं ठोस के कणों के मध्य। तो हमारा सही जवाब यहाँ से क्या होता, सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। रेलवे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आगामी जितनी भी एग्जाम लगने वाली हैं उसमें साइंस अपना महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है, तो आप साइंस को हल्के में ना लें। रोजाना आप मेरे साथ इसी वाली क्लास में यानी कि 10 बजे वाली क्लास में जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये देखो दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था और सिर्फ हमें यहाँ से ये बताना था कि ठोस के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है। तो चलिए ए ऑप्शन को पढ़ते हैं हम। किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होती है, ये बात तो सही लिखी हुई है। जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं, ये बात भी सही है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसी कारण ठोस स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं कभी भी। नेक्स्ट बी ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन तो यहां सही है कि किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो ये यहाँ जो बी ऑप्शन है ना, ये गलत लिखा हुआ है। किसी भी ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो इसके कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है हमेशा। गतिज जो ऊर्जा होती है वो गर्म करने पर उसके कणों के जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हुए थे, देखो एग्जाम में यदि हम बैठे हुए थे तो बी उत्तर हमारा लगा कि यहाँ से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते थे। लेकिन यदि आप यहाँ प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो सभी ऑप्शनों को आप एक बार नजर डाला करो। सी ऑप्शन में लिखा है कि किसी ठोस के संगठक कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होता है, तो सही बात लिखी हुई है। जो अणुओं को स्तर और स्तर स्थाइयों में बनाए रखता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है यहाँ से। ठोस के संगठक कण एक दूसरे से बहुत निकट उपस्थित होते हैं, तो ये भी यहाँ से सही लिखा हुआ था। हमारा गलत कथन था कौन सा, बी यहाँ से गलत कथन था। और क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा है कि गलत कथन निम्न में से कौन सा है, तो सही जवाब होता हमारा 9 नंबर के क्वेश्चन का बी हमारा सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर हंसते मुस्कुराते ही बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये देखो ये क्वेश्चन भी आपको दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है। और मॉडरेट क्वेश्चनों के आधार पे, जैसा आप मेरे साथ फर्स्ट वाली क्लास से जुड़े हुए होंगे तो आपने इतने दिनों में नोटिस किया होगा कि हम मॉडरेट क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान से देखते हैं यहाँ से, कि मॉडरेट क्वेश्चनों को लेकर भी मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप यहाँ से रोजाना वाली क्लास में, रोजाना इस क्लास में मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो ए ऑप्शन पे नजर डालते हैं कि गैसों का निश्चित आयतन होता है। नहीं, इतना पढ़ते ही ए ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गैस जो होती है, इस गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ए ऑप्शन को तो हम इतना ही पढ़ते कि आकार इसमें दे रखा है कि निश्चित आयतन होता है। नहीं, तो जो गैस होती है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि गैसों की निश्चित मात्रा और निश्चित आकार होता है। गैसों की क्या निश्चित मात्रा और निश्चित आकार होता है? गैसों का कभी भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। हम जैसा पात्र में उसको डालेंगे वो उसी अनुसार अपना आकार ग्रहण कर लेती है। तो बी भी यहाँ से इसका गलत कथन था। गैस का निश्चित आकार होता है, तो इतना पढ़ने पर ही सी ऑप्शन गलत हो चुका था, क्योंकि मैंने आपको बता चुका कि गैस का आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद डी हमारा सही जवाब होता। फिर भी डी को हम पढ़ लेते हैं कि गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है।
तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता 10वें नंबर का डी, यहाँ से सही जवाब होता। आप इस बात को सीख भी पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन से आ चुका है और इसमें पूछा हुआ है 11 नंबर के क्वेश्चन में खालिस्तान को समुद्र जल से वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा जाए जिसको समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जो नमक होता है, इस नमक को समुद्र जल के जो जल होता है, समुद्र जल के वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा हम नमक प्राप्त करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको बता भी पाए होंगे। तो हमारा सही जवाब होता 11 का डी, हमारा सही जवाब होता। CHSL के पेपर में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसे, नमक को प्राप्त करते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं गैसों के परिवर्तन से संबंधित, कि द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। देखो, इतना इजी क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में यहाँ से देखने को मिला था। तो हमारा यहाँ से सही जवाब कौन सा होता है? देखो, ऑप्शनों को पढ़ते हैं। तरल यानी द्रव, तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। सही जवाब यही है, ए ऑप्शन 12वें का, कि तरल अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता ए, यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, कई स्टूडेंट सही जवाब को कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। चलिए तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है, नमक को समुद्री जल से किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? आप मेरे साथ पीछे के क्वेश्चन में बने हुए होंगे तो आप जान पाए होंगे कि समुद्री जो जल होता है, समुद्री जो जल होता है, इस जल के वाष्पन की क्रिया के द्वारा हम इससे क्या प्राप्त करते हैं? नमक प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? नमक प्राप्त करते हैं। जैसे जगह जगह खड्डे बना लेते हैं, इन खड्डों में पानी भर दिया जाता है। 2, 4, 5, 7 रोज बाद देखते हैं कि जो पानी होता है ये तो वाष्पन के रूप में बाहर उठ जाता है, और बाकी जो शेष पदार्थ बच जाता है वो बच जाता है कौन? नमक बच जाता है। तो वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा समुद्री जल से नमक को तैयार किया जाता है या नमक को प्राप्त किया जाता है। तो सही जवाब यहाँ से कौन सा होता? डी होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमें यहाँ से ऐसे बताना था कि वाष्पीकरण की क्रिया कब कम होती है। देखो, ताप जब बढ़ता है ना, तब वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ती है। जैसे गर्मियों में तापमान ज्यादा रहता है तो कपड़े आपके कुछ ही समय में सूख जाते हैं। तो तापमान के बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन क्वेश्चन में हमें कम के बारे में पूछा, तो ये तो यहाँ से गलत होता। सतह का क्षेत्र, एक तो किसी कपड़े को आप इकट्ठा करके डाल दो और एक आप उस कपड़े को फैलाकर डाल दो, तो कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? जिसे आप सतह में ज्यादा क्षेत्र घेर रखा है। तो सतह क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तो ये भी हमारा गलत जवाब होता, सी ऑप्शन। हवा की गति में वृद्धि, जब आपके पास तेज हवा चलती है तो कपड़ा जल्दी सूखता है या धीमे सूखता है? जल्दी सूखता है। यानी कि हवा की गति यदि तेज होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? बढ़ती है। ऊपर वाले जो तीनों कारक हैं, यानी कि तापमान में वृद्धि होना, सतह के क्षेत्र में वृद्धि होना, हवा की गति में वृद्धि होना, ये तीनों की तीनों क्या करते हैं? वाष्पीकरण की क्रिया को बढ़ाते हैं। लेकिन जो नमी होती है, ये नमी, जैसे कि आप देखते हो कि बरसात के दिनों में वायुमंडल में क्या छाई रहती है? नमी छाई रहती है, जिससे कि कपड़े क्या होते हैं? धीमे सूखते हैं। जिससे क्या होते हैं? धीमे सूखते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? धीरे होती है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता डी होता, कि वाष्पीकरण की क्रिया को कम करती है कौन? नमी कम करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण कब होता है? देखो, जल का वाष्पीकरण तो किसे कहते हैं? किसी भी द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जल का वाष्पीकरण होता है,
हिमांक बिंदु पर होता है, समस्त तापमानों पर होता है, या संगलन तापमान पर होता है, या क्वथनांक बिंदु पर होता है। तो तापमान यानी कि जैसे हम पानी को मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहे हैं, तब भी ये गैस अवस्था में बदलेगा। यदि उसको 60 में करेंगे तब भी करेगा। तो लगभग समस्त जो तापमान होते हैं उन समस्त तापमानों पर जल का वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि समस्त तापमानों पर जल का वाष्पीकरण संभव है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का तो आप सही जवाब बता पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्रवों के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, आपके पास एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती हैं। ठोस द्रव में बदला जाता है, द्रव गैस में भी बदला जाता है, गैस द्रव में बदला जाता है और द्रव ठोस में भी बदला जाता है। और ये एक दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तन ऐसा इस कारण होता है क्योंकि जब उसके तापमान में हम परिवर्तन करते हैं, तापमानों में परिवर्तन होने के कारण अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं। जैसे कि पानी बर्फ में भी बदलता है और पानी गैस में यानी कि वाष्प में भी बदलता है, और वापस वाष्प पानी में बदलती हैं और पानी वापस बर्फ में भी बन सकती है। तो अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं। कब बदलती रहती हैं? जब हम उनके तापमानों में परिवर्तन करते हैं। तो यहां क्वेश्चन में क्या पूछा कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव के यहां से चलना है, अब हमें यहां से चलना है कि द्रव का ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक, या हम कह सकते हैं जमना। क्या कह सकते हैं? जमना। और जिस तापमान पर द्रव ठोस में बदलती है उसे कहते हैं हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। और देखो, द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना क्या कहला रहा था? हिमांक कहला रहा था। और जिस तापमान पर द्रव ठोस में बदलता है उस तापमान को क्या कह रहे थे हम? हिमांक बिंदु कह रहे थे। तो यहां से इस क्वेश्चन का तो सही जवाब होता बी होता। चलिए, और बातों को भी यहां से हम डिस्कस करते हैं कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और जिस तापमान पर यह क्रिया होती है उस तापमान को कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। अक्सर आपने नाम भी सुना होगा। तो ठोस अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। फिर द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना, द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना आप पीछे के क्वेश्चन में भी सीख पाए हो, क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण की क्रिया जिस तापमान पर होती है उसको हम कहते हैं क्या? क्वथनांक बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब आओ इधर से आप, गैस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना, गैस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। और द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना हम पढ़ ही चुके हैं, क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो 16वें का तो आप सही जवाब बता पाए होंगे कि द्रवों का ठोस में बदलना, मतलब यहां से चलना है हमें कि द्रवों का ठोस में बदलना, यहां तक चलना है, तो क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। इससे पहले भी देखो, ये एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया, इससे पहले भी बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन पता है हमें क्या पूछा हुआ है कि ठोस अवस्था होती है ना, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था का अभी हम कुछ समय पहले पढ़ रहे थे कि ठोस का द्रव में भी बदला जाता है और द्रव किस में बदलती है? गैस में भी बदलती है। क्वेश्चन हमें कहना चाहता है कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदले बिना ही डायरेक्ट गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस अवस्था का सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब आगे ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि तरल अवस्था में बदले बिना ही ठोस सीधे ही गैस अवस्था में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो 17वें का यहाँ सही जवाब होता, डी यहाँ से सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन से कि तरल अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। देखो, मैंने जो क्रम बता रखा है ना, आप उस क्रम को थोड़ा आप सीखें। ठोस,
द्रव और गैस। देखो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ मॉडरेट भी आ रहे हैं आपके पास कि ठोस देखो द्रव में भी बदलता है, द्रव गैस में भी बदलता है, वापस जो गैस होती है ये गैस द्रव में भी बदलती हैं, और द्रव जो होता है वो ठोस में भी बदलता है, और ठोस गैस में बदलता है, और द्रव गैस में बदलता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ठोस डायरेक्ट गैस अवस्था में भी बदलता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं वो आप मेरे से यहाँ दोबारा सीखें। क्वेश्चन में तो क्या पूछा, तरल अवस्था मतलब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण, यानी कि यहां से चलना था हमें, यहां से चलना था, यहां से कि द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है। तो देखो द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन ठोस का द्रव अवस्था में बदलना, ठोस का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। फिर आओ आप वापस ऊपर से आओ, गैस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। फिर द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, हिमांक। क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। लेकिन गैस अवस्था का सीधे ही द्रव अवस्था में बदले बिना ही गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो अब बताओ आप क्वेश्चन का सही जवाब कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था यानी कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो ऐसे चंद सेकंडों में ही आप इसका सही जवाब बता पाते कि 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। आप कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब तब बता पाते जब आपको ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आता है। जो अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित भी होती हैं क्योंकि जब उनके तापमान में हम परिवर्तन करते हैं। देखो ये रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी हमने देखो पीछे के क्वेश्चन में भी यदि आप मेरे साथ बने हुए होंगे तो आप जान पाए होंगे इस चीज को। कई स्टूडेंट देखो कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है। तो ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, देखो दोबारा से देखते हैं हम यहाँ से। ठोस बदलता है किस में, द्रव में। फिर द्रव बदलता है किस में, गैस में बदलता है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा कि ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है, ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जो स्टूडेंट देखो मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बना हुआ होगा तो ये स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन का जवाब 2 ही सेकंड में बता पा रहा है कि ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन ठोस का यदि द्रव में पूछे तो ठोस का द्रव में हम कहते हैं क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। और द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब वापस आओ ऊपर से कि गैस द्रव में बदलती है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो आपका यहाँ से सही जवाब होता कि गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो सही जवाब आप मेंशन कर पाते कमेंट बॉक्स में, डी होता 19वें का सही जवाब। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण और जो संघनन की प्रक्रिया है इसको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, ये हमें यहाँ से बताना था। तो देखो सबसे पहले तो हम देखो कुछ बातों को यहाँ दोबारा से लिखते हैं कि ठोस का द्रव अवस्था में बदलना और द्रव का गैस अवस्था में बदलना, इनके बारे में हमें यहाँ से पढ़ा है कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। और ठोस का द्रव में बदलना तो क्या कहलाता है, गलन। लेकिन द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमांक। क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये क्रिया ऐसे विपरीत आ रही है, ऐसे उल्टी आ रही है। तो गैस का द्रव में बदलना संघनन, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। अब प्रश्न का आप जवाब बताइए कि गैस के जो जल होता है, देखो जल के गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है उसको हम संघनन कहते हैं। और संघनन देखो संघनन के 2 कारकों पर निर्भर किया जाता है। संघनन जो होता है ना वो 2 कारकों पर निर्भर करता है, तापमान में कमी तथा वायु में सापेक्ष आर्द्रता। तापमान में कमी और सापेक्ष आर्द्रता पे
अब देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ से क्या पूछा कि वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और वाष्पीकरण और संघनन की जो संयुक्त प्रक्रिया होती है उसे आसवन या आसवनीकरण कहते हैं। या तो आपके पास ऑप्शन में लिखा होगा आसवन, या आपके पास ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है आसवनीकरण, आसवनीकरण, आसवनीकरण। तो संघनन और वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, आसवनीकरण कहते हैं। क्योंकि जब आपके पास दो द्रव हों और उन दो द्रवों के क्वथनांगों में अंतर बहुत अधिक हो तो उनके मिश्रण को इसी विधि से अलग किया जाता है। कौन सी विधि से, आसवन विधि से अलग किया जाता है। तो उनके मिश्रण को इस विधि से क्या करते हैं, पृथक करते हैं। आसवन जो विधि होती है ना, इसमें हमने ऐसे कहा कि जो दो द्रव होते हैं, दो द्रवों के क्वथनांगों में अंतर होता है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों को अलग करने के लिए हम एक द्रव को वाष्प करते हैं और उसी द्रव को वाष्प करके किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और वापस उस दूसरे स्थान से वापस उस गैस जो वाष्पीकरण हुई है उसको वापस संघनन के द्वारा द्रव अवस्था में बदला जाता है। इस कारण दो द्रवों को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं क्या, आसवन कहते हैं। तो यहाँ से सही जवाब बता पाते कौन सा, सी यहाँ से सही जवाब होता हमारा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या होता है। द्रव और जो गैस होती हैं इनमें ताप अंतरण का जो मुख्य कारण होता है वो होता है संवहन। क्या होता है, संवहन। जैसे कि ये ताप अंतरण का कारण क्या कह रखा है कि हमारे पास कोई पात्र है, इस पात्र में हम पानी भरकर इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं मान लो। तो यहाँ देखो पानी है, यहाँ पानी है हमारे पास। इस पानी को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो नीचे वाला तो क्या होता है, शुरू में ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो नीचे वाला गर्म होता है। तो जैसे जैसे गर्म होता है तो ये पानी तो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ, और ऊपर का जो ठंडा पानी होता है वो कहाँ आता है, नीचे होता है। इसी क्रिया को कहते हैं हम क्या, संवहन। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का जो मुख्य कारण होता है वो संवहन ही होता है। सही जवाब आप बता पाए होंगे 21 का सी। चलिए तो अगले क्वेश्चन का उत्तर बताएं। देखिए कमेंट बॉक्स में अगले जो क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या आना चाहिए। उपयुक्त उत्तरों के साथ निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पूरा करें। दिए गए जो हमारे पास जो वाक्य हैं उनको हमें यहाँ से पूरा करना था। और ये देखो ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आप घबराए नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन ये इजी उतना ही है जितना ये बड़ा है। पदार्थ की अवस्थाएं खालिस्तान नहीं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं कभी भी स्थायी नहीं होती हैं, क्योंकि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है। और ऐसा इस कारण होता है क्योंकि उसमें तापमान हम उसका क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो पहला जो खालिस्तान है उसमें तो क्या आना चाहिए, स्थायी आना चाहिए। इतना आने के बाद ही हम देखते हैं कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं बन सकता। तो या तो इसका जवाब क्या होगा, बी होगा, या क्या होगा, डी होगा। चलिए इसके दूसरे कथन को भी हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं खालिस्तान को परिवर्तित कर बदली जा सकती हैं। किसको परिवर्तित कर बदली जा सकती हैं, तापमान और दाब को परिवर्तित करके पदार्थों की अवस्थाएं हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में तो स्थायी आएगा, दूसरे में तापमान व दाब आएगा। तो सही जवाब हमारा बन चुका है कौन सा, बी हमारा सही जवाब बन चुका है। तभी तो हम देख पा रहे थे कि बर्फ जो होती हैं ये बर्फ जल में बदलती हैं और ये जल किस में बदलता है, वाष्प में बदलता है। तो ऐसा ये अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं किसके कारण, तापमान के कारण होती हैं। चलिए तो 23 क्वेश्चन को देखते हैं। 23 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है। सीपीओ की एग्जाम में 2017 में यह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा देखते हैं हम सबसे पहले तो, कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण कौन होता है, कपूर। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता है सेकंड, कि जो कपूर होता है वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण होता है। इसमें कपूर में ठोस सीधे ही किस में बदलता है, गैस अवस्था में बदलता है। तो सही जवाब होता हमारा कौन सा, सी होता। और जो बर्फ और जो सूखी बर्फ जो होती हैं ये कभी भी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण नहीं होते हैं। तो 23 का सही जवाब होता सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन से। अगला क्वेश्चन है वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर
पिघलकर द्रव बन जाती हैं। तो क्वेश्चन में पता है हमें क्या कह रखा है? क्वेश्चन में देखो, अभी मैंने आपको ऐसे बताया था कि एक अवस्था होती है ठोस, इसको हम द्रव में भी बदल सकते हैं, और द्रव किस में बदलती है? गैस में बदलती है। क्वेश्चन में क्या पूछा? वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर क्या बन जाती है? द्रव बन जाती है। तो देखो, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। लेकिन जिस तापमान पर यह क्रिया होती है उस तापमान को कहते हैं क्या? गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे, और 2 ही सेकंड में इसका सही जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन किया होगा कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना गलन कहलाता है, लेकिन जिस तापमान पर यह क्रिया होती है उसे कहते हैं हम क्या? गलनांक। तो यहां से हमारा सही जवाब होता गलनांक, ए हमारा सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ को नहीं प्राप्त किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आप टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि हमारा काम यदि आपको पसंद आए, आपको क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आपकी स्कोरिंग बढ़ाने में आपको हेल्पफुल हो यहाँ से वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। अपने मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और रोजाना आप 10 बजे वाली क्लास में जुड़िएगा मेरे साथ, जिसमें हम साइंस को बेहतरीन तरीके से यहाँ हल करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखते हैं कि न्यूमेरिकल भी हल कराइए। कुछ ही समय में, जैसे भी हमने पीछे के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जैसे ऊर्जा का टॉपिक किया था तो वहां भी हमने न्यूमेरिकल किया था। आगामी जैसे जैसे हम टॉपिकों की ओर बढ़ते चलेंगे तो वहां न्यूमेरिकल भी हल करवाए जाएंगे आपको। चलिए, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू होता है? देखो, पीछे के क्वेश्चन में तो हमें ऐसे पूछा था कि उस तापमान का नाम बताओ, या उस तापमान को क्या कहते हैं जिसमें ठोस द्रव में बदलता है। लेकिन अब हमें यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है कि द्रव उबलना मतलब द्रव वाष्प में बदलता है, उस तापमान को क्या कहते हैं? देखो, ठोस गैस पे जैसे ही हम बदलते हैं, गैस नहीं आएगा, द्रव, यहां लिखना द्रव। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों हैं हमारे पास। जैसे ही हम ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और जिस तापमान पर यह क्रिया होती है उस तापमान को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है कि द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना मतलब द्रव का उबलना जिस तापमान पर होता है उस तापमान को हम क्या कहते हैं? देखो, द्रव का गैस में बदलना, उस प्रक्रिया को तो कहते हैं हम क्या? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। और जिस तापमान पर यह वाष्पीकरण की क्रिया होती है उसको कहते हैं हम क्विथनांक। क्या कहते हैं? क्विथनांक कहते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता डी, यहाँ से सही जवाब होता कि द्रव उबलता है उस तापमान को हम क्विथनांक कहते हैं। तो सही जवाब यहाँ से कौन सा होता? डी, यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना होता है उसे क्या कहा जाता है? देखो, ये इतना इजी क्वेश्चन, आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस चीज को सीख पाए होंगे। एनटीपीसी के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से डिस्कस करवाता हूं, चलो मैं आपको, कि एक तो होता है ठोस से द्रव अवस्था में और द्रव से गैस अवस्था में। ठोस द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन। और जिस तापमान पर होता है उसे कहते हैं गलनांक। द्रव गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और उस तापमान को क्या कहते हैं? क्विथनांक कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अब देखो हमें क्या पूछा कि तरल अवस्था से ठोस अवस्था, तरल मतलब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या? हिमांक। और जिस बिंदु या जिस तापमान पर यह क्रिया होती है उसे कहते हैं हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता 26 का सी, यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ठोस के कणों के बारे में निम्न में से क्या सही बात लिखी हुई है। देखो रेलवे के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को सही ढंग से सही तरीके से आप देखें इनको। तो 27वें नंबर के क्वेश्चन में हमें यहाँ से बताना था कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, क्या सही कथन है। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ठोस के कण कभी भी गतिशील नहीं होते हैं। ठोस तो वैसे ही कठोर होते हैं, इनके कण तो वैसे ही स्थायी रूप से बंधे रहते हैं। तो ए तो यहाँ तो गलत होता। बी ऑप्शन, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, नहीं। ठोस के कण होते हैं ना, उनके रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है, तो बी यहाँ से गलत कथन होता। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, सही जवाब होता है यहाँ से हमारा 27 का क्या, सी, कि ठोस जो होता है ना, ठोस ये हमेशा अपने सही क्रम में बने रहते हैं। जैसे लोहे की कील मान लो आपने देखी होगी, तो क्या लोहे की कील का आकार रोजाना बदलता है क्या। उस लोहे की कील के जो कण होते हैं क्या वो अपने आकार रोजाना बदलते हैं, नहीं, क्योंकि वो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित रहते हैं और उनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो न के बराबर होता है। इस कारण ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और ये कण एक दूसरे को अधिक बल से आकर्षित किए हुए रहते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप 27 का सही जवाब बता पाए होंगे, सी यहाँ से सही जवाब बता पाए होंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। विसरण, देखो आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे, तो विसरण के बारे में हमने पीछे भी क्वेश्चनों में डिस्कस किया है कि विसरण का मतलब होता है फैलना, और जो विसरण का जो गुण होता है ना, वो गैसों में सर्वाधिक पाया जाता है, गैसों में सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे कि कहीं मान लो रसोई गैस का जो सिलेंडर होता है, ये कहीं मान लो गलती से लीक हो जाता है, तो आपको कुछ ही समय में आपको पता चल पाता है कि इस गैस का क्या हो रहा है, गैस का रिसाव हो रहा है, और उस गैस का क्या हो रहा है, प्रसार आपके आसपास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, क्योंकि गैसों में विसरण की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो वो हमें यहां से देखना था कि गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। ये तो देखो मैंने अभी तक आपने नहीं सिखाया है कि गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, ऐसे मैंने आपको बताया क्या, नहीं बताया। तो ए तो इसका क्या होता, गलत कथन होता। सही जवाब भी हमारा यही होता, लेकिन और भी ऑप्शनों को हम देख लेते हैं कि देखो और ऑप्शनों में हमारे पास क्या हुआ है कि विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गतिशील होते हैं। सही जवाब लिखा हुआ है यहाँ से ये विसरण के बारे में कि विसरण जो होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। सी ऑप्शन, गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रवों की तुलना में अधिक होता है। ये बात भी सही लिखी हुई है, ये बात मैंने आपको बता भी दिया हूं कि गैसों में विसरण की दर सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक विसरण की क्षमता पाई जाती है किसमें, गैसों में। डी ऑप्शन में, विसरण केवल तभी संभव होता है जबकि पदार्थ के कण लगातार गतिमान हो। सही जवाब होता, ये भी इसका सही होता, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें गलत कथन के बारे में पूछा है, तो गलत कथन कौन सा होता, ए होता। तो 28 का सही जवाब भी क्या होता, ए यहाँ से सही जवाब होता। तो गैस की विसरण की जो क्षमता होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। गैसों की विसरण की दर ठोस व द्रवों की तुलना में अधिक होती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि गैसों में विसरण की दर सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक होती है। और गैसों में विसरण तभी संभव हो पाता है जब उसके कण गतिशील हो, गतिशील अवस्था में होंगे, तभी विसरण का संभव हो पाएगा। चलिए, तो 29 नंबर की क्वेश्चन की ओर, वो है निम्न में से कौन विस्तृत नहीं होगा, कौन विस्तृत नहीं हो सकता। देखो रेलवे की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों आप रोजाना मेरे साथ 10 बजे वाली क्लास में जुड़े, जिससे कि आप साइंस को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएं, और इसमें सभी मॉडरेट क्वेश्चनों को मैं आपको हल करवाने वाला हूं, और वो भी टॉपिक टू टॉपिक हल करवाने वाला हूं। जैसे कि आज हमने जो टॉपिक देखा ना, वो था द्रव्य की अवस्थाएं, तो उसमें सभी क्वेश्चन आप देखते आ रहे होंगे कि द्रव्य की अवस्थाओं से संबंधित ही सभी क्वेश्चन हमने हल कर रहे थे। इससे पीछे वाला लेक्चर हमने कोशिकाओं का देखा था, तो वहां हमने सभी कोशिका के संपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनको वहां हमने डिस्कस किया था। और दोस्तों पीछे वाली क्लासों को भी आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करें और वहां से सभी क्लास को आप 1 बाय 1 देखते आइएगा। और दोस्तों टॉपिक से रिलेटिव यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है उस लिंक को प्रेस करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ से बताना है निम्न में से कौन विसरित नहीं होता है, कौन विसरित नहीं हो सकता। देखो अगरबत्ती की धुआं कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पर आसानी से पहुंच जाती है, मतलब इसका तो विसरण क्या है, संभव है। इसका तो क्या होता है, विसरण संभव हो पाता है।
इत्र की वाष्प, इत्र की सुगंध भी कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच जाती है, तो इसका विसरण भी संभव है, इसका विसरण भी संभव है। धुआं जो होता है, जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं अपन गाड़ियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं भी क्या होता है, इसका भी क्या हो पाता है, विसरण हो पाता है। लेकिन मेथी के पाउडर का कभी भी आपके कोने के कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पर मेथी का पाउडर का कभी विसरण हुआ था क्या? नहीं, क्योंकि ये कैसी अवस्था में नहीं पाया जाता, ये गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता, और गैसों का विसरण सर्वाधिक होता है। मेथी का पाउडर गैस नहीं होने के कारण इसका विसरण नहीं हो पाता है, और गैसों में विसरण का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो 29 का सही जवाब होता है यहां से कौन सा? डी यहां से सही जवाब होता। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आज आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि पदार्थों की अवस्थाओं का ये अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम कि किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। सबसे पहले तो देखो क्वथनांक किसे कहते हैं। आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तो क्वथनांक की परिभाषा आपको आती होगी, और मेरे को विश्वास है आपको आती होगी। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक कोई भी द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलती है, तो उस जिस तापमान पर ये द्रव गैस में बदलती है उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु। और किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? देखो, तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता दाब में भिन्नता होने के कारण होता है, दाब में भिन्नता होने के कारण होता है। जिस तापमान पर जल उबलने लगता है उसे तो क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल यानी कि जल, ये किस में बदलेगा? वाष्प में बदलेगा, यानी कि जल का उबलना जिस तापमान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक होते हैं। और भिन्न भिन्न दाब पर जल का भिन्न भिन्न क्वथनांक बिंदु होता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर कम वायु दाब होने के कारण क्वथनांक बिंदु घट जाता है, जिससे वहां खाना क्या होता है? देरी से पकता है। तो यहाँ से 30वें का आप सही जवाब बता पाते, अपना क्या ए यहाँ से सही जवाब बता पाते। मैंने उदाहरण के माध्यम से भी इस बात को आपको बताया कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है? क्वथनांक बिंदु कम हो जाता है, क्वथनांक बिंदु घट जाता है। और क्वथनांक बिंदु घट जाने के कारण क्या होता है? खाना देरी से पकता है। और क्वथनांक बिंदु घटा किस कारण से था? जब दाब क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो यहाँ से आप सही जवाब बता पाते ए। आप इस बात को भी यहाँ से देखना कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है क्योंकि वहां क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दाब और क्वथनांक बिंदु कम हो जाने के कारण खाना वहां देरी से पकता है। तो सही जवाब बता पाए होंगे आप ए। और दोस्तों, यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। और दोस्तों, यदि आपने पीछे वाली क्लासों को अभी तक आपने नहीं देखा है, आज तो ये 11 नंबर की क्लास थी, इससे पहले हमने 10 क्लासों को पूरा कर चुके हैं। उन 10 क्लासों को भी आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से कंटिन्यू आप सभी 10 क्लासों को देखें। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल फिर मुलाकात होगी इसी सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल बनाए रखिए। दिल से आपका धन्यवाद।